वेलकम टू लर्निंग टू चैनल। रीजनिंग के सेट 7 में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से जो एग्ज़ाम 7 जून 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस शिफ्ट का क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं अगर आप 25 में 25 सही नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि एक रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है इसमें आप 100% मार्क्स, रीजनिंग और मैथ ये दो ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप 25 में 25 अगर सही नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। यानी जिस तरह से दुख और संतावना एक दूसरे से संबंधित है उसी तरह से बाकी 4 ऑप्शन में से कौन एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दुख और संतावना में क्या चीज़ का संबंध है। यानी जब हमें दुख होता है तब संतावना देकर हमारे दुख को दूर किया जाता है। सेम उसी तरह से जब हमें दर्द होता है तो सामक देकर हमारे दर्द को दूर किया जाता है। यानी ये सामक का जो अर्थ होता है एक्चुअली इसको बोल सकते हैं ये सीडेटिव, इंग्लिश में इसका जो अर्थ होगा उसको सीडेटिव बोला जा सकता है। तो सामक देकर हम उसका दर्द को दूर करते हैं। जैसे सूखा में अकाल, ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। खुशी में उत्तेजना देकर ये भी गलत हो जाएगा, या ये केवल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसको हम बोले थे कि अगर मान चलिए अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है इस सब सवाल को तो आप क्या कीजिए कि लास्ट वाला या शुरू वाला, स्टार्टिंग में कौन होगा लास्ट में कौन होगा ये सब देखकर बना सकते हैं। जैसे परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार, अस्थायीकरण। तो हमें पता है इस सब के लास्ट में पदोन्नति आएगा यानी प्रमोशन, यानी जो प्रमोशन होगा सबसे लास्ट में होगा। या फिर अगर रिटायरमेंट रहता है रिटायरमेंट तो वो सबसे लास्ट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पदोन्नति है यानी प्रमोशन जो है वो सबसे लास्ट में होगा, नौकरी वोकरी के सबसे लास्ट का प्रोसेस है। तो सबसे लास्ट में दो कौन से ऑप्शन में दिया गया तो एक ही ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग अरेंज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, इसमें से इस 5 ऑप्शन में से सबसे पहले आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। सबसे पहले साक्षात्कार के बाद जब आप ये नौकरी में जाइएगा, साक्षात्कार के बाद जब आप नौकरी में जाइएगा तब आपका परिवीक्षा होगा। परिवीक्षा मतलब क्या होता है, ये परीक्षा और परिवीक्षा दोनों में काफ़ी अंतर होता है। परीक्षा आपका स्टार्टिंग का प्रोसेस है जो हम लोग एग्ज़ाम देते वो हुआ, यानी ये परीक्षा एग्ज़ाम हुआ, और ये परिवीक्षा प्रोबेशन हुआ। प्रोबेशन पीरियड होता है ना, जब के बाद जब ये यानी नौकरी को हम लोग पक्का करने से पहले आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ट्रेनिंग, एक तरह से कह सकते हैं ट्रेनिंग। तो जब आप साक्षात्कार के बाद जब नौकरी में जाएगा तो सबसे पहले आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका नौकरी का अस्थायीकरण हो जाएगा, और उसके बाद पदोन्नति, कुछ साल के बाद पदोन्नति होगा। तो यानी जो इसका सही क्रम होगा 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नीचे दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी सबसे पहले दिया गया मगरमच्छ, और उसके बाद जलीय जंतु, उसके बाद सरीसृप दिया गया। सरीसृप, एक चीज़ बताइए, मगरमच्छ और जलीय में क्या संबंधित है। यानी कुछ मगरमच्छ जलीय होते हैं, कुछ मगरमच्छ यानी मगरमच्छ किस तरह का उभयचर प्राणी है, जल में भी स्थल में भी रहते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं कुछ स्थल में भी रहते हैं। तो यानी मगरमच्छ और जलीय में कुछ का संबंध है। जलीय और सरीसृप में क्या चीज़ का संबंध है, यानी कुछ ही जलीय जंतु सरीसृप होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ का संबंध हो जाएगा। और मगरमच्छ और सरीसृप में क्या संबंध है, यानी सभी मगरमच्छ जो है वो सरीसृप होता है, यानी जितना भी मगरमच्छ है वो सभी का सभी सरीसृप होता है, यानी यहाँ सभी का संबंध है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में सभी का संबंध नहीं दिया गया, हर जगह कुछ कुछ का संबंध है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो गो डायग्राम को सभी में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि हमें 2 चीज़ चाहिए कुछ कुछ में और एक चीज़ चाहिए सभी में। तो एक सभी में केवल एक ही इसी ऑप्शन में है, यानी ये मगरमच्छ हो गया, ये मगरमच्छ
और जितना भी मगरमच्छ है सबका सब क्या है, सरीसृप है। अब आते हैं सरीसृप है। अब कुछ मगरमच्छ और कुछ सरीसृप ये दोनों क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा। कुछ मगरमच्छ और कुछ सरीसृप जो हो जाएगा जलीय। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। सबसे पहले हम एक एक डायग्राम को देखते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम केवल पॉइंट को ले लें तो ये पॉइंट पहले यहाँ था, फिर आगे बढ़ गया यहाँ पे आया, अगला बार फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे आया, फिर उसके अगले में गया तो यहाँ पे आया, अगला बार यहाँ पे आएगा। यानी यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में वहाँ पर नहीं दिया गया। यानी यहाँ पे इस आकृति ने हाफ से जो दाएँ हैं, यानी हाफ से दाएं एक इस ऑप्शन में दिया गया, हाफ से दाएं इसमें बाएं दे दिया गया, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब हम जब इसको देख लिए, यानी पॉइंट को देखने के बाद अब हम आते हैं ये जो लाइन को देखते हैं। ये लाइन पहले यहाँ था, फिर एक बार बढ़ा दिया गया, यानी यहाँ पे दिया गया, एक बढ़ा के, फिर अगला बार फिर एक छोड़ के तब यहाँ दिया गया। जैसे यहाँ था, अगला बार यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं छोड़ कर यहाँ आ गया, ठीक है। और अगला बार यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यानी दो छोड़ के, यानी पहला बार एक भी नहीं छोड़ा गया, उसके अगला बार एक जगह छोड़ा गया, उसके अगला बार दो जगह छोड़ा गया, उससे अगला बार तीन जगह छोड़ा जाएगा, 1 2 3, यानी ये 3 जगह छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे आएगा, यानी हाफ के बाएं आ जाएगा। तो हाफ के बाएं कौन से ऑप्शन में दिया गया, यानी ये हाफ के बाएं एक ही ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक एक आकृति को देखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दी गई संख्या युग्म की दोनों संख्या आपस में संबंधित है। ये सब चीज़ यहीं पे पढ़ना है, एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ नहीं पढ़ा जाता है। जैसे 5 से 35 का किस संबंध है, यानी 5 को अगर हम 2 बढ़ा के 7 से गुना कर रहे हैं तब 35 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप कौन सा ऑप्शन लीजिएगा, ये सी नंबर अगर ऑप्शन लेते हैं, यानी 7 में 2 बढ़ा के 9 से गुना करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। यानी जिस तरह 5 और 35 संबंधित है उसी तरह 7 और 63 संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये पिछले वाले सवाल की तरह ही 18 संख्या होगा, उसको हम लोग 6 में पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 2 2 4 2 6, यानी 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर 2 2 4 फिर 2 6, 6 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी सेम पिछले की तरह। फिर 6 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब क्या करना है, देख लेना है। यहाँ पे क्या है, DBC, लास्ट में DBC है, यानी DBC यहाँ भी हो जाएगा, उसी तरह से DBC यहाँ भी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है BA खाली स्थान, यहाँ पे BAC हो जाएगा। B के बाद यहाँ पे A है तो यहाँ भी B के बाद A हो जाएगा, यहाँ भी B के बाद A दिया गया है। अब देखिए यहाँ A के बाद C है तो यहाँ भी A के बाद C हो जाएगा, यहाँ भी A के बाद C हो जाएगा, 3 को ले लिए। तो यानी जो आंसर आएगा CBACC, यानी CBACC ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 12 16 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन संबंधित है। तो 4 12 किस तरह संबंधित है, 4 + 12 = 16, 4 + 12 = 16। उसी तरह से 64 + 36 = 100, यानी दोनों को जोड़ेंगे 64 और 36 को तो 100 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कोई ऑप्शन में जोड़ने पर लास्ट वाला नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्गाकार कागज़ को मोड़ा जाता है, फिर जब हम उसको खोलेंगे तो ये कैसा प्रतीत होगा। जैसे जब एक वर्गाकार कागज़ था, इसको क्या किया, यहाँ से ट्रायंगल के आकार में काट के उसको ऊपर मोड़ दिए और इस वाले पार्ट को नीचे मोड़ दिए, ठीक है। फिर अब मेरे पास जो ये आकृति बचा, इस आकृति में से हम हाफ पे से काट के ये वाले पार्ट को ऊपर मोड़ दिए और ऊपर मोड़ने के बाद हम इस 3 बिंदु को काट दिए, यानी ये 3 बिंदु काटे। अब एक चीज़ और, ये ऊपर काटे, यानी यहाँ जो अगर हम ऊपर काटेंगे तो यही ऊपर इस तरह से भी यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाले ऊपर का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो ऊपर के वाला का प्रभाव है ये नीचे नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये वाला भाग जब ऊपर मोड़ा जाता है तो वो कुछ इस तरह से मोड़ा जाएगा ना, कुछ इस तरह से मोड़ा जाएगा, कुछ इस तरह से। यानी जब ये नीचे वाला भाग अगर ऊपर जाने पे इसको कवर नहीं कर रहा है तो काटने के बाद भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब आते हैं सवाल पे। जैसे जब हम इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो 3 बिंदु यहाँ भी हो जाएगा,
3 बिंदु, और ये जो यहाँ पे है वो इस तरह से कॉर्नर पे ये भी हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब हम ये वाला पार्ट को खोलेंगे, यानी ये वाला पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, तो ये पॉइंट के कारण ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट के कारण ये पॉइंट आ जाएगा। फिर जब हम ऊपर खोलेंगे तो ये पॉइंट के कारण एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट के कारण एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से कौन से ऑप्शन में दिया गया, यानी 4 पॉइंट यहाँ, 4 पॉइंट यहाँ, 4 4 और एक एक ये दे दिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 4। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऊपर में, 4 नीचे में, एक यहाँ एक यहाँ, उसी तरह से 4 नीचे, 4 ऊपर, एक यहाँ एक यहाँ। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो ब्लड रिलेशन से है, और इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होता है ब्लड रिलेशन बनाने में, तो वो लोग चैनल में जाके एक ब्लड रिलेशन का एक वीडियो होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसका 3 पार्ट अपलोड होगा, तीनों पार्ट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। हम बोले थे कि अगर ब्लड रिलेशन का जब भी सवाल आए तो अपने सेम पीढ़ी को अपने साथ रखना है, मम्मी पापा को उससे ऊपर लिखना है, चाचा चाची को जो भी होगा अपने से एक पीढ़ी ऊपर लिखना है, दादा दादी नाना नानी को 2 पीढ़ी ऊपर लिखना है, और बेटा बेटी को अपने से नीचे लिखना है, और पोता पोती को 2 पीढ़ी नीचे लिखना है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। जिससे इसमें बोला गया है पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, यानी पी जो है वो क्यू का पुत्र है तो क्यू को ऊपर लिखेंगे, और पी आर का भाई है तो पी आर को साथ में लिखेंगे, यानी ये आर भी जो है वो क्यू का संतान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एस एम की पुत्री है, यानी एस जो है एम की अगर पुत्री है तो एस को नीचे लिखेंगे और इसको फीमेल से दर्शा देंगे। एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है, यानी एम का विवाह अगर आर से हुआ है, अभी दोनों में से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, एम का विवाह आर से हुआ। टी एस की आंटी है, एस की आंटी का मतलब क्या हुआ कि एस के पिता के भाई की पत्नी टी हो जाएगी। इसको अभी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये स्टेटमेंट को हम लोग अभी नहीं लिए। ठीक है, यानी एस की आंटी अगर टी है इसका मतलब क्या होगा, एस के पिता के भाई की पत्नी जो होगी वो टी की आंटी, एस की आंटी हो जाएगी। ठीक है, और भी की माँ, यानी टी जो है वो भी की माँ है, तो इसका मतलब टी के नीचे हम लोग भी को लिख देंगे। भी की माँ है तो भी को लिख लेंगे। अब भी का जेंडर अभी स्पष्ट नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। अब बोले आर का भतीजा डब्लू है। ठीक, देखिए आर का भतीजा अगर डब्लू है इसका मतलब आर के भाई का बेटा, तो इसका मतलब डब्लू जो है, डब्लू वो टी का बेटा हो जाएगा, टी का बेटा हो जाएगा। अब क्या बोला है, पी आर का भतीजा डब्लू है और पी का पुत्र है, यानी आर का भतीजा जो है डब्लू है और ये जो डब्लू है पी का पुत्र है, तो इसका मतलब पी उसके पिता हो जाएगा, पी पिता हो जाएगा उसका। और डब्लू की बहन भी है, इन डब्लू की बहन भी है तो इसका मतलब डब्लू फीमेल हो जाएगी। अब बोले भी का एम से क्या संबंध है, यानी भी जो है वो एम की भतीजी हो जाएगी, यानी पिता के भाई की बेटी कौन होता है, भतीजी होता है ना, तो इसका मतलब जो भी है एम की भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। पहला वाला स्टेटमेंट अगर हम नहीं भी यूज करते हैं तो भी हम लोग सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी एक प्रकार समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। देखिए एसएससी में क्या होता है कि मतलब बहुत लोग अब इसमें खोजने लगेंगे स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1 2, इस तरह से खोजने लगेंगे। और कभी कभी क्या होता है एसएससी में बहुत ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो इसी डाटा में ही आंसर छुपा रहता है। जैसे 426 है तो यानी 4 + 2 = 6 हो गया। 325 है यानी 3 + 2 = 5, और 145 है तो 1 + 4 = 5, यानी पहले वाले 2 का जोड़ तीसरा वाला संख्या दिया गया। उसी तरह से अगर 544 है तो 5 + 4 = 9 होना चाहिए, ये 549 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे अलग होगा, यानी 2 का जो जोड़ है वो तीसरा के बराबर है, यानी 3 2 5, 4 1 5, यहाँ पे 5 4 9 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कि 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान हैं और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल जब भी बनेगा ना तो कभी कभी एक दो ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिसके बारे में शायद जान पाना मतलब शायद नहीं जानते होंगे, तो उस समय कैसे बनाएंगे। जैसे भीड़ दिया गया, मुखौटा दिया गया, छिपाना दिया गया और इसका अर्थ आप शायद नहीं जान रहे होंगे, तो जिसका अर्थ नहीं जान रहे होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका यूज नहीं करेंगे। पहले हम इस 3 में देखेंगे कि इस 3 में कोई ना कोई छँट रहा है या नहीं। देखिए मुखौटा मतलब ये छिपाना होता है, मुखौटा छिपाना ये दोनों एक समान है। और भीड़ इस दोनों शब्द से अलग हो रहा है। जब भीड़ इस दोनों शब्द से अलग हो रहा है तो इसका मतलब इस शब्द से भी भीड़ अलग हो जाएगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा सबसे असमान शब्द जो हो जाएगा वो भीड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जिस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं पहले उस एक शब्द को छोड़ देना है, बाकी 3 में रिलेशन देखना है। अगर 3 में समझ में आ रहा है तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें कथन निष्कर्ष दिया गया। सबसे पहले इसको वेन डायग्राम्स बनाना है। सभी चाकू औजार हैं, तो जितना भी चाकू है सबको पहले औजार बना दीजिए वेन डायग्राम से। उसके बाद क्या बोला गया है, और कुछ कटर चाकू है, यानी चाकू का जो कुछ भाग है वो क्या हो रहा है, कटर हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसी वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें निष्कर्ष निकालना है। पहला है कुछ कटर औजार है, ये देखिए ये कटर ये भाग है, कटर में से कुछ भाग जो है यानी इतना भाग जो है वो औजार हो रहा है, यानी ये निष्कर्ष सही हो रहा है। दूसरा है सभी चाकू कटर है, सभी चाकू ने चाकू का कुछ ही भाग कटर हो रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष है कि कुछ चाकू औजार नहीं है, ये कुछ नहीं वाला जो है ना उसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कुछ चाकू औजार नहीं है, और जबकि यहाँ पे कुछ चाकू जो है यानी सभी चाकू औजार हो रहा है, यहाँ बोला कुछ चाकू औजार नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। जब सभी चाकू औजार हो रहा है तो कुछ कहाँ से नहीं होगा, सभी चाकू औजार हो रहा है, तो इसीलिए ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8, 28 और 6 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार नीचे कौन सा ऑप्शन संबंधित है। तो अगर यहाँ देखें तो अगर दोनों साइड वाले को जोड़ते हैं तो 8 + 6 14 हो रहा है, और 14 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सेम उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो 7 + 3 दोनों को जोड़ें तो 10 हो रहा है, अगर 10 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी 20 दिया गया है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिला। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 17 + 13 यानी 30 हो जाएगा, अगर 30 को 2 से गुना करेंगे तो ये 60 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 70 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दोनों साइड वाले को जोड़कर अगर हम 2 से गुना करते हैं तो बीच वाला प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से, यानी जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी कूट भाषा में स्ट्रोक का जो कोड है वो FLPSUT लिखा गया, उसी प्रकार ब्राइट का कोड निकालना है। तो इस तरह का सवाल जब भी है तब क्या करना है, उसको सीधा कोडिंग कर लेना है। यानी स्ट्रोक STROKE, स्ट्रोक का कोड जो है FLPSUT। देखिए अगर डायरेक्ट समझ में आ जाए तो हम कोडिंग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम डायरेक्ट देखें तो E से F हो रहा है, K के बाद L, OPRSTUST, यानी उल्टा करके एक एक बढ़ा दिया गया। उसी तरह से अगर हम ब्राइट का कोड निकालें BRIGST तो T का U हो जाएगा, H का I और G का H, UIH एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन में भी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन में भी हो जाएगा। आगे हम नहीं देखेंगे, जब UIH एक ही ऑप्शन मिला है तब हम आगे क्यों चेक करें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्मोक का जो कोड है SMOKE यानी 81643, और प्रैंक का जो कोड है ये सब सवाल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अच्छे से देख चुके थे। 729554, तो हमें क्या चीज़ का कोड निकालना है, रोज़ का कोड निकालना है। तो इसमें बताया गया था कि अगर रोज़ का सारा वर्ड इस दोनों में मिल रहा है, देखिए R मिल रहा है, O मिल रहा है, S मिल रहा है, E मिल रहा है, तब क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाता है। इसका मतलब R का कोड 2 हो जाएगा, O का कोड 6 हो जाएगा, O के नीचे 6 है, और S का जो कोड होगा वो 8 हो जाएगा,
और ई का जो कोड होगा वो 3 हो जाएगा, यानी 2683। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, 2683, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन किया। इनमें दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। इन दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जो चीज़ बाएं तरफ रहता है वो चीज़ दाएं तरफ चला जाता है, और जो चीज़ दाएं तरफ रहता है वो चीज़ बाएं तरफ चलाता है। जैसे ये जो नीचे की ओर है वो दाएं तरफ है, तो अगर मान चलिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये बाएं इस तरफ हो जाएगा, यानी ये दाएँ ये दाएं वाला बाएं चला जाता है, बाएं वाला दाएं चला जाता है, यानी ये चीज़ नीचे वाला दाएं तरफ है तो बाएं तरफ हो जाएगा, और ये ऊपर वाला दाएं तरफ है तो ये बाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसमें आते हैं। ये जो है वो ट्रायंगल वो बाएं तरफ है, तो इसमें क्या होगा, ये दाएं तरफ चला जाएगा, ये दाएं तरफ, और ये बाएं तरफ, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऐसा सभी ऑप्शन में दिया गया है। ऐसा सभी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो ये है इस तरह से दिया गया। ठीक है, अब आते हैं ये जो लाइन वाला पार्ट है वो किस में है, दाएं तरफ है, तो अगला बार जो लाइन वाला पार्ट आएगा वो बाएं तरफ हो जाएगा। तो लाइन वाला पार्ट बाएं तरफ, एक ही ऑप्शन सी में दे दिया है। और ये जो है हॉरिजेंटल लाइन था और इसको वर्टिकल लाइन बना दिया गया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। हालांकि उसमें से 6 पुरुष पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे, तो बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म कर पाए, तो मूल रूप से कितने पुरुष को नियोजित किया गया था। इस सवाल ये टाइम एंड वर्क है, और इस सवाल को हम लोग M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2 फार्मूला पे बना लेंगे। तो पहला बार कितने पुरुष है तो हमें पता नहीं है, तो हम पुरुष की संख्या x मान लिए, और कितना दिन में योजना बनाए, 12 दिन में, तो x गुने 12 इक्वल टू 6 पुरुष काम पे नहीं आए तो कितना पुरुष आएगा, x माइनस 6 पुरुष आया, और ये कितना दिन में काम को ख़त्म किया, 20 दिन में काम को ख़त्म किया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में। अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 3x इक्वल टू 5x माइनस 30, यानी 3x उधर जाएगा तो यानी 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 15, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ही पासे में 2 घुमाई गई स्थिति में दर्शाया गया है, और यदि पासे के निचले फलक पे 4 है तो ऊपरी फलक पे क्या होगा। तो इस सवाल को बताए थे, अगर इस दोनों में कोई भी कॉमन मिलता है उस कॉमन से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के बाद 4 मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा, और यहाँ पे 3 है और 3 के बाद 2 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के नीचे वाला उसका क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, और पासा में लेकर 1 से लेकर 6 तक का संख्या लिखा जाता है, तो 5 नहीं है, तो जो 3 का विपरीत होगा वो 5 होगा। तो किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या आ गया, 2, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, अगर एक चीज़ आपको पता होगा, ये वाला चीज़ देखिए, अगर कोई त्रिभुज में ये त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज से शीर्ष से इस त्रिभुज को 5 भागों में बांटा गया, 1 2 3, इस तरह से 5 भागों में बांटा गया है। अब बोले इसमें त्रिभुज का संख्या कितना है, तब इसको इस तरह का जब भी आकृति रहे तब कैसे निकालेंगे, पहले इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 भाग है त्रिभुज का। हम लोग क्या करेंगे, इसको विपरीत क्रम में लिख देंगे, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है, यानी इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम ये वाला ऊपर वाले पार्ट को देखें, इसमें शीर्ष से इसको 2 भागों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया, यानी 1 2 3। तो इसमें त्रिभुज का संख्या निकालने के लिए 3 + 2 + 1, यानी 3 2 5 1, 6 त्रिभुज हो जाएगा ऊपर वाला में। सेम उसी तरीके से इसमें 6 त्रिभुज हुआ। ये बड़ा वाला अगर हम ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें भी तो 3 भागों में बांटा गया ना, तो इसमें भी 6 हो जाएगा, यानी 6 त्रिभुज तो हमें ये टोटल मिल गया। अब देखिए इसमें देखते कितना त्रिभुज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 त्रिभुज इस आकृति में आ गया, 3 त्रिभुज + 3, यानी 6 6 12 3 15, यानी टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एफ के पीवी का जो कोड दिया गया, HIRT दिया गया, तो BHMR का कोड निकालना है। तो सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेते हैं। F6 K11 P16 V22,
ठीक है। और H8 I9 R18 T20, यानी इसमें किस तरह से कोडिंग किया गया है, यानी पहले कोडिंग में किया गया 2 का वृद्धि किया गया, फिर 2 का कमी, फिर यहाँ पे 2 का वृद्धि किया गया, फिर यहाँ पे 2 का कमी किया गया। उसी तरह से अगर हम इसका कोड निकालेंगे, यानी B2 होता है H8 M13 और R18। पहले क्या करेंगे, अगर हम 2 का वृद्धि करेंगे 4, फिर 2 का कमी करेंगे 6, फिर 2 का वृद्धि करेंगे 15, फिर 2 का कमी करेंगे 16, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग कोडिंग कर देंगे। यानी 4 में क्या आ जाएगा D, 6 में क्या आ जाएगा F, तो DF एक ही ऑप्शन में नहीं, 2 ऑप्शन में देगा, यानी 15 में क्या आ जाएगा O और 16 में क्या आ जाएगा P, यानी DFOP ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप कोडिंग कर देते सवाल को तो ये सवाल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, वो 2 चिन्ह कौन सा है। तो अगर आप इसमें से माइनस और भाग ये ऑप्शन लेते हैं, यानी 15 + 5 और माइनस की जगह भाग यूज करना है और भाग की जगह माइनस यूज करना है, सॉरी 6, ये यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे माइनस यूज करना है, ठीक है। तो क्या देखते हैं सही हो पाता है, यानी 15, 30 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 3, अब -12 यानी 18 - 12 6 आ रहा है, यानी माइनस और भाग को अगर हम बदल देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब ये सीरीज़ का सवाल है, इसमें जो वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो यानी 3, 5, 10, 20 और 37 अगला स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस निकालना है। कितना का डिफरेंस हो रहा है 2, फिर कितना का हो रहा है 5 का, फिर कितना का हो रहा है 10 का हो रहा है, फिर कितना का हो रहा है 17 का हो रहा है, तो अगला बार कितना का होगा, कोई सीरीज नहीं मिल रहा है। अगर एक बार में कोई सीरीज ना मिले तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंस निकालेंगे, यानी डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे। अब इसमें देखते हैं यहाँ 3 का बढ़ा, फिर यहाँ कितना बढ़ा 5 बढ़ा, फिर यहाँ कितना बढ़ा 7 में रहा, यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रहा है, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। तो अगला बार 7 में 2 का वृद्धि करेंगे तो 9, यानी 17 में 9 का वृद्धि होना चाहिए, 17 में 9 का वृद्धि होगा तो यानी यहाँ पे 26 का वृद्धि होना चाहिए। अगर 37 में 26 का वृद्धि होगा तो यानी 7 6 13, 3 2 5 1 6 63, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी अगर एक डिफरेंस से पता नहीं चले तो हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंस निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार समान है और एक असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इसको सबको कोडिंग कर लीजिए। WVUS यानी W 23, V 22, U कितना होता है 21, S 19, ठीक है। DEFG यानी D 4, E 5, F 6, G 7। अब NPRT यानी N 13, P 16, सॉरी N 14, P 16, R 18, T 20। अगर JMPS देखें यानी J 10, M 13, P 16, S 19। अब कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब क्या क्या हो रहा है इसमें। जैसे इसमें देखें 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा। इसमें अगर देखें तो 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, ठीक है। इसमें देखें तो पहले 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, यानी समान संख्या में वृद्धि हो रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखें तो पहले 1 घटा, फिर 1 घटा, फिर 2 घट गया, यानी असमान वृद्धि हो रहा है। और जबकि ये तीनों ऑप्शन में समान संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी ये जो W टाइप का आकृति है वो किस में अंतर्निहित है, तो ये सीधा स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से जो W का आकृति है वो सीधा स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में अंतर्निहित है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो सब मैथ और रीजनिंग, एसएससी के प्रीवियस ईयर में मैथ और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन होता है, जितना भी एग्जाम होगा एसएससी चाहे CGL हो, CHSL हो, CP हो, सबका मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।